गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने देखा कि जो बीटा डीके होता है उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन के साथ में एंटी न्यूट्रिनो या पॉजिट्रॉन के साथ में न्यूट्रिनो की एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला। ये सब हमने पूरा डिटेल में देखा और सारी चीज़ों के बारे में समझा। अब हमारे सामने जो लास्ट टर्न के ऊपर जो आया था कि जो बीटा डे का जो स्पेक्ट्रम मिलता है उससे रिलेटेड कोई हमें थ्योरी डेवलप करनी है। तो इससे रिलेटेड जो सबसे पहली थ्योरी थी वो फर्मी ने दी थी। लोगों ने और भी कई लोगों ने काम करे, मगर जो पहली एक्सेप्टेड थ्योरी थी वो फर्मी ने दी थी। तो अपन आज जो शुरुआत कर रहे हैं वो फर्मी थ्योरी से ही काम कर रहे हैं और फर्मी थ्योरी से बीटा डीके के जो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में जो मदद मिली उसके बारे में और इक्वेशन कैसे बनी उस सब के बारे में हम यहाँ पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फर्मी ने बेसिक कंसेप्ट काम में लिया वो क्या काम में लिया। तो फर्मी ये कहता है कि मान लो हमारे पास किसी न्यूक्लियस की ए एक्साइटेड स्टेट है और बी क्या ग्राउंड स्टेट है। ये मैंने यहाँ पे दो फिगर बनाए, एक तो फोटोन का केस बताया और ये बीटा डीके का बताया। ठीक है ना। जब भी कोई थ्योरी वैज्ञानिक डेवलप करते हैं तो कोशिश करते हैं कि अगर कोई पुरानी थ्योरी वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उससे रिलेटेड रास्ता ढूंढें, कुछ चीज़ों के बारे में पता पड़ जाए। तो यहाँ पे फर्मी ने जो काम करा वो एग्जैक्टली जैसे एटम के अंदर हम फोटोन का डीके होता है, फोटोन का मिलना होता है, फोटोन प्राप्त होता है। ठीक है ना। फोटोन डीके नहीं कहूँ मैं, फिर फोटोन डीके का तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई फिर फोटोन बाहर निकल रहा है। ठीक है ना। तो फोटोन जो थ्योरी है अपने पास उस उसका जैसा वहाँ पे पिक्चर होता है, जहाँ जो क्वांटम फिजिक्स की जो थ्योरी वहाँ पे काम आती है वो हम काम में लेंगे बीटा डीके के अंदर, एग्जैक्टली काम में लेंगे। बस वहाँ पर जो ऑपरेटर है वो सब हम चेंज कर देंगे। जो यहाँ पे काम आएंगे, बीटा डीके में काम आएंगे, उन्हीं को हम काम में करेंगे। तो अभी हम एक काम कर रहे हैं कि वहाँ पे एटम की स्टेट होती है एक्साइटेड स्टेट और यहाँ पे न्यूक्लियस की स्टेट होगी। ठीक है ना। तो ये एटम की एक्साइटेड स्टेट है और एक ग्राउंड स्टेट में आता है और बीटा डीके, और ये हमें एक गामा फोटोन के रूप में मिलता है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, वहाँ पे उसका कुछ लाइफ टाइम होता है और कुछ जितनी देर रुकता है फिर अपने आप ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो जो ग्राउंड स्टेट में आता है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो विद द डिफरेंस कि दोनों जो एनर्जी लेवल है उनके डिफरेंस के बराबर एक फोटोन बाहर निकलता है, जिसको हमने फोटोन के रूप में यहाँ बता रखा। तो फर्मी ने एग्जैक्टली यही माना कि अ न्यूक्लियस ए, मतलब एक, अ न्यूक्लियस ए गोइंग टू फॉर्म डॉटर न्यूक्लियस बी वाया बीटा डिके in the similar fashion in which A is going to form B via emission of a photon, with the difference that here electron oblique positron or neutrino oblique antineutrino are emitted। एग्जैक्टली सिमिलर फैशन में जैसे मैंने अभी आपको पढ़ के बताया और जो मैंने बताया वो एग्जैक्टली ये कि ये उसने एज्यूम करा कि उसी तरीके से होगा। ठीक है ना। तो ये आपको मैंने बता दिया कि जो फर्मी ने एज्यूम करा वो सेम करा। ध्यान रखना है जो बीटा डीके का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें इंक्लाइंडेड लाइन से शो करते हैं। तो यहाँ पे इंक्लाइंडेड लाइन है, जबकि जो फोटोन का एमिशन होता है उसमें हम चाहे तो इसको स्ट्रेट करके यहाँ पे वेव बता सकते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से भी बता सकते हैं, कई बार ऐसे भी करते हैं और यहाँ पे भी काम करते हैं। इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ लेके आ गए और यहाँ पे एमिशन बता दिया। कई राइटर ऐसे काम में लेते हैं, कुछ ऐसे भी काम में लेते हैं। तो दोनों तरह का फिनोमिना चलता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली सिमिलर फैशन में होगा और आएगा। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि जो फोटोन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड काम करता है। ठीक है ना। यहाँ पर उसका फील्ड बिल्कुल अलग होगा, यहाँ पर फील्ड होगा अलग तरीके से होगा, बीटा डीके का फील्ड काम में लेंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए हम उसका हैमिल्टोनियन के बारे में डिस्कस करते हैं और वो हम काम में लेंगे। तो जो हैमिल्टोनियन है बीटा डीके का, ये हमने एक रफ यहाँ पे हैमिल्टोनियन को लिखा है। जी है समेशन है, समेशन जितने पार्टिकल इंटरेक्शन में भाग लेंगे उनके लिए है। इसमें एक तो लिखा हुआ है शाई डैगर इलेक्ट्रॉन का, शाई इलेक्ट्रॉन के साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है तो इसका क्रिएशन हुआ है, ये भी डैगर है और ये क्यू एन प्लस बता रखा है।
ठीक है ना। ये एक तरह से चार्ज इंक्रीज हो रहा है इसके बारे में बता रहा है। और इसी तरीके से हमने बताया कि यहाँ पर शाई ई है और ये क्या है, शाई एंटी न्यूट्रिनो है और क्यू माइनस है। ये दो टर्म पॉसिबल है। ये दो टर्म कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास दो तरह के इंटरेक्शन है, एक में तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है और एक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ में इलेक्ट्रॉन निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। जबकि प्रोटॉन के साथ में क्या निकलते हैं? न्यूट्रॉन निकलेगा और एक पॉजिट्रॉन निकलेगा और साथ में क्या निकलेगा? न्यूट्रिनो निकलेगा। एक छोटी सी बात का आपने को ध्यान रखना है, हम जानते हैं कि जो शाई के ऊपर डैगर का निशान लगाते हैं वो क्रिएटर ऑपरेटर है, जबकि जो शाई होता है वो एनिलिएटर है। एनिलिएटर का मतलब है एक नंबर को कम कर देता है, एक कम कर देता है, और क्रिएटर मतलब है इंक्रीज कर देता है। ठीक है ना। तो जब भी एन पी के अंदर कन्वर्ट होगा तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आया क्यू प्लस, क्यू के ऊपर प्लस आया। और ये जो दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म में क्या हो रहा है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो चार्ज क्या हो जाएगा? जेड के कम हो जाएगा, तो जेड से जेड माइनस वन हो जाएगा इस केस में, और इस केस में जेड की वैल्यू जेड से जेड प्लस वन हो जाएगी। तो ये क्यू एन और ये क्यू एन का जो माइनस लगा रखा है, प्लस और माइनस लगा रखा है, वो केवल एक चार्ज को इंक्रीज करना और डिक्रीज करने के बारे में है। अब ये जो जी बाहर लगा रखा है, फोटोन फील्ड में जिस तरीके से हम जानते हैं क्यू चार्ज के बारे में रोल प्ले होता है, अभी यहाँ पे भी इसके ऊपर एक, क्योंकि हमने कहा है कि इसका जो थ्योरी है वो एग्जैक्टली वैसी है जैसे इलेक्ट्रॉन फील्ड में होती है, तो वहाँ चार्ज पिक्चर में आता है और यहाँ पे अभी हमें कुछ पता नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि जी वैसा ही काम करता है जैसा कि चार्ज इलेक्ट्रॉन फील्ड के अंदर काम करता है। तो ये क्या है इसके बारे में हम आगे अपनी थ्योरी के अंदर डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी हम केवल एक जी एक शब्द यहाँ पे काम में लगा लेते हैं। तो ये यहाँ पे ये एक इसका अपने पास हैमिल्टोनियन आ गया। अब अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये वाली टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, केवल सेकंड टर्म एग्जिस्ट करेगी। और अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे पास पहली टर्म एग्जिस्ट करेगी, दूसरी टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये हमने मोस्ट जनरल लिख दिया है, ये दोनों में एप्लीकेबल है, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में दोनों में से एक काम में आएगी। इसका मतलब है एनिलेटर, इसका मतलब है चार्ज कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? एंटी न्यूट्रिनो कम हो रहा है। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो ये ऑपरेटर शाई और शाई डैगर है, ये क्रिएटर और एनिलेटर, ये उसका काम कर रहे हैं और उन्हीं के फील्ड के बारे में काम आ रहा है। तो ये सब अपने को पता होना चाहिए, जी क्या है, क्यू एन क्या है, ये सब मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिख दिए हैं, और जो मैंने अभी बताया आपको वो सारी की सारी चीज़ें काम के अंदर आती है। ठीक है ना। अब हम प्रोबेबिलिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि बीटा डीके की अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में आप जानते हो कि प्रोबेबिलिटी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी प्रीवेल की जाती है वो फर्मी गोल्डन रूल, बहुत बहुत काम का आपके पढ़ा हुआ क्वांटम मैकेनिक्स में। फर्मी गोल्डन रूल, किसी भी कोई भी ट्रांजिशन होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम काम में लेंगे फर्मी गोल्डन रूल, काम में लेंगे। फर्मी गोल्डन रूल क्या है, कैसे है, एक मिनट में मैं उसके बारे में अभी बात करते हैं और हम उसके बारे में और स्टडी करेंगे, और उसमें कई चीज़ें आएंगी और उन सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए देखिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ों को रटना नहीं है, ठीक है ना, आपको चीज़ों को समझना है। ठीक है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर बहुत काम की है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा डीके बिटवीन एनर्जी ई एंड ई प्लस डी। ये अगर अपन फर्मी गोल्डन रूल के हिसाब से लिखे तो ये आता है एन ई डी ई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एच क्रॉस हैमिल्टोनियन का फाइनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट का स्क्वायर और डी एन अपॉन डी ई। ये यहाँ पर इसका फर्मी गोल्डन रूल का ये काम आएगा, और ये जो एनर्जी है ये फाइनल स्टेट की काम में आती है, तो ये अपने को बहुत बहुत ध्यान में रखना है।
इसको कोई अपन इक्वेशन जो पुराने इक्वेशन के कंटिन्यूशन में चलें तो ये इक्वेशन नंबर 5 आ जाती है अपने पास में, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर क्या लिखता हूँ, 5 लिखते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है और ये क्या है, मैं पूरा डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ। जो dn अपॉन dEF है, ये है डेंसिटी ऑफ स्टेट, और फाइनल जो स्टेट है उसमें है। ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता पड़ना चाहिए। और जो H-FI है, ये हैमिल्टोनियन, that brings the nucleus from excited state A to ground state B। ये हमें ध्यान रखना है कि ये इसमें लेके आता है, ठीक है ना, ये फाइनल स्टेट में लेके आता है। तो ये बहुत बहुत काम की चीज़ है, और इसको हम पूरा एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और काम करेंगे। देखिए अब अपने पास दो चीज़ें हैं, चूंकि हमें फाइनल स्टेट की निकालनी है, तो फाइनल स्टेट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है और न्यूट्रिनो भी है, दोनों चीज़ें। तो इन दोनों को इंक्लूड करते हुए हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट के बारे में जानकारी देखनी है। तो एक्चुअल में अगर मैं कहूँ कि डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्ट्रॉन और एक बार मैं एंटी न्यूट्रिनो ना कहकर न्यूट्रिनो की बात करूंगा। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ में हमेशा क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, ठीक है ना, ये हमें पता है। मगर मैं यहाँ पे बार 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 लगाने में कई चीज़ों की गलती हो जाएगी, तो एक बार मैं डेंसिटी ऑफ स्टेट में बार नहीं लगाऊंगा। मैं ये मान के चलना है कि इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या निकल रहा है, न्यूट्रिनो निकल रहा है, और उसी के हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास ये बहुत क्लियर है कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट निकलेगी, ठीक है ना, वो डी है, ये प्रोडक्ट है किसका, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ न्यूट्रिनो की डेंसिटी, ठीक है ना, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगी, ये हमें पता है, ठीक है ना, क्योंकि ये फाइनल में हमारे पास दो चीजें हैं। तो अब मैं इसको निकालूंगा और इसको भी निकालूंगा, ठीक है ना। तो हम मोमेंटम स्पेस की बात करेंगे, और इसको इक्वेशन नंबर हम कह सकते हैं एक बार ये 6 नंबर कह दें, ठीक है ना। और 6 नंबर के बाद में हम अब पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसकी निकाल लेंगे, और दोनों वैल्यू को निकाल करके यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो एक छोटी सी और कंसेप्ट मैंने बताया कि अपने को अब जिस क्लास में हम पढ़ रहे हैं उसके बाद में हमारे पास कुछ पढ़ने का रहेगा नहीं, तो हाईएस्ट क्लास है, तो मैं एक छोटा सा आपको बताता हूँ कि डी एन ई कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं। देखिए बहुत छोटा सा हम काम करेंगे, हम मोमेंटम स्पेस में जाएंगे, ठीक है ना, मोमेंटम स्पेस में जाएंगे और हम कहेंगे कि मान लो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उनके मोमेंटम P से P प्लस डी पी है। तो हमारे पास इसमें क्या होगा, एक स्फीयर होगा, बड़ा स्फीयर, छोटा स्फीयर है जिसकी तो रेडियस होगी P, बड़े स्फीयर की रेडियस कितनी हो जाएगी, P प्लस डी पी। इसका मतलब जो ये वैल्यू है वो होगी डी पी। हमें इसका वॉल्यूम को निकालना है। अगर मैं इस वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लूं, स्फीयर है, ध्यान रखना ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, अगर मैं इस शेडेड एरिया का वॉल्यूम निकाल लूं और एक स्टेट के वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम है, एक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, डी एन के बारे में आ जाएगा, कितनी स्टेट है। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल, ये मेरा हाथ है, ठीक है ना, इसका मैंने गोला बना लिया, ये रिंग बना ली। इसको अगर अपन मैं खोल के देखूं, इसको काट के देखें, तो इसके दो पोर्शन है। इसकी सेंटर से इनर रेडियस तो ये हो गई P, और बाहर वाली कितनी होगी सेंटर से P प्लस डी पी, ये दो होगी। अब मेरे को जो अपने हाथ की है इसका जो वॉल्यूम बना है इसको कैलकुलेट करना है। अब इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करें, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन लगानी है। अपने को ये जो इनर वाला सर्कल है इसका सरफेस एरिया लेना है, उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया कौन सा, छोटे वाले सर्कल का एरिया ले लें, टोटल सरफेस एरिया, और क्या कर दें, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें,
इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका एरिया इंटू दिस थिकनेस, हम जानते हैं कि स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr²। यहाँ आर की जगह क्या आएगा, पी आएगा, क्योंकि मोमेंटम स्पेस में काम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4πp² इंटू डी पी। ये क्या हो गया, ये मेरे पास मोमेंटम स्पेस में इसका वॉल्यूम आ गया। हम जानते हैं किसी भी सेल का छोटा से छोटा जो पॉसिबल वॉल्यूम है वो एच के बराबर होता है, जो एच प्लैंक कांस्टेंट है उसके बराबर होता है। तो अगर मैं लेंथ उसकी एच होती है और वॉल्यूम कितना होता है h³ हो जाता है, तो मेरे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टेट कितनी हो जाएगी, DNE इज इक्वल टू 4πp² dp अपॉन h³। ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी किसकी, DNE की। हम चाहें तो h की जगह h क्रॉस भी लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4πp² dp अपॉन 2πh क्रॉस का होल क्यूब, ये भी लिख सकते हैं। तो किसी भी रूप में लिखें, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया कि DNE की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमने माना है कि जो प्रोटॉन का मोमेंटम है वो p है। अगर मैं न्यूट्रिनो का मोमेंटम q मान लूँ, तो इसी तरीके से जैसे हमने ये डिराइव करा है, इसी तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि DNu इज इक्वल टू 4πq² dq अपॉन 2πh क्रॉस का क्यूब। ये इक्वेशन नंबर कह देते हैं अपन इसको 8 नंबर। तो इस तरीके से हम DNE और DNu के बारे में नॉलेज कर सकते हैं। अब ये जो 7th और 8th इक्वेशन है, इसको हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 6 में रख देंगे। 6 में रख देंगे तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट आता है वो आएगा DN इज इक्वल टू 4πp² dp dq अपॉन 2πh क्रॉस का पावर 6। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, 9 नंबर आ जाएगी। 8 नंबर यहाँ आ गया। ये मैं अलग अलग लिख रहा हूँ तो आपको ध्यान आ जाएगा, क्योंकि एक एक स्टेप कर करके बता रहा हूँ। 5 के बाद में 6 आई, 6 के बाद 7 आई, 7 के बाद में 8 आई, और ये तो इस तरीके से हम ये सारी की सारी वैल्यू को निकाल सकते हैं। बहुत बहुत काम की चीज़ें हैं, ये कोई चीज़ रटनी नहीं है आपको, सारी चीज़ें निकालनी आनी चाहिए, और इसी तरीके से हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। और आज अभी मैं लेक्चर को यहीं रोकता हूँ, कल हम इसके आगे काम करेंगे। थैंक यू वेरी